तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो आपका चैप्टर है वो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि हमने अब तक दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 3rd चैप्टर है। सारे एमसीक्यू आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नॉट ऑल बट मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब किस साल आया था और कौन सा क्वेश्चन आने के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो डेट नहीं करते हैं, स्टार्ट में पहले एक बात करते हैं कि टेस्ट देने के पहले क्या करना है कि आपको कॉपी और पेन अपने साथ रखना है और क्या करना है, आपको अपने आंसर को कमेंट करना है ना। कहाँ रखो, कॉपी और पेन रखो, वहाँ पर सॉल्व करो और सॉल्व के बाद कमेंट करना है। कमेंट कहाँ करना है, हमारे लाइव जब आप वीडियो देख रहे हो तो वहाँ कमेंट करते हो। बाकी हमारा अदर चैनल जैसे एक्सर्जी अकेडमी है ना, आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा मेरा चैनल है जो कंप्यूटर कक्षा, और तीसरा जो मेरा चैनल है इसको कहते हैं फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई होप आप लोग सब रेडी हो टेस्ट देने के लिए। तो कॉपी पेन को साथ रखना है जब भी एमसीक्यू टेस्ट होता है तो। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वोल्ट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है वोल्ट किस फिजिकल क्वांटिटी यानी किस भौतिक राशि की इकाई है ना। वोल्ट किस भौतिक राशि की इकाई है। पहला कहता है ईएमएफ का, बी कहता है हमसे विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का, सी कहता है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी दोनों का, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें क्वेश्चन 1 की, तो है ना, और कमेंट में कहते चला आप किस, है ना, आपसे आपको ये भी बता रहा है कि आप किस जिला से हैं। सबसे पहले तो ये लोग कमेंट कर दो, है ना, कि आप किस जिला से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये भी कमेंट कर दो और फिर करो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना कि जो वोल्ट जो यूनिट होता है, वोल्ट हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का होता है। ठीक है, चाहे आप बोलो ईएमएफ बोलो, चाहे आप बोलो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ से कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, बोथ ए एंड बी। तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों होता है। ठीक है, तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है, तो इन दोनों का जो यूनिट होता है, इन दोनों का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, यूनिट वो होता है वोल्ट। ठीक है, याद रहेगा तरीके से वोल्ट होता है। आते क्वेश्चन में 2 लिखता है हाउ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। कहता है किसी प्रतिरोध यानी किसी रेजिस्टेंस के वायर को, तार को अगर हम बढ़ा दें, उसकी लंबाई को बढ़ा दें, तो बताओ उसका प्रतिरोध क्या होगा, है ना। हमने वायर के हमने तार की लंबाई को बढ़ा दिया तो क्या बताओ उसके प्रतिरोध यानी उसके रेजिस्टेंस क्या होगा। पहला कहता है घट जाएगा, दूसरा कहता है उसका जो रेजिस्टेंस है यानी जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, तीसरा कहता है कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम की स्ट्रेंथ है वो थोड़ा, मैं जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो आप बात को सुने और सॉल्व करें, आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो जब भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है तो वीडियो को देखते रहो और सुनो अच्छी तरह बातों को ना, फिर अपने हाथ से लिख लो चाहे तो कॉपी में। ठीक है, तो हमें पता है क्वेश्चन 2 का आई थिंक आप सबने बहुत लोगों ने आंसर कर भी दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है इसका आंसर क्या होता है। तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर आर है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट मीन्स कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर लेंथ को बढ़ाओगे यानी अगर तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, अगर लंबाई बढ़ेगी, है ना, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई क्या होता है जल्दी बता दो करेक्ट आंसर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। बात समझ आ गया, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर और वेक्टर। है इलेक्ट्रिक करंट क्या अदिश राशि या सदिश राशि, है ना। तो क्या कहता है इसका सिर्फ परिमाण होता है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन या ऐसी कोई दिशा नहीं होती है। तो ऐसे क्वांटिटी क्या कहते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर। तो करंट भी क्या है, करंट इज ए स्केलर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। कहता है क्वेश्चन 5 व्हाट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हैं, क्या नापते हैं ना। तो वोल्ट मीटर से आप क्या नापते हैं, वोल्ट मीटर से आप करंट नापते हैं, है ना, धारा मापते हैं। बी कहता है सेंसिटिविटी नापते हैं। तीसरा कहता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर नापते हैं, या डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करते हैं, मतलब विभवांतर हमेशा मेजर करते हैं। बात समझ आ गया। 6 कहता है व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, है ना। कह रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर से यानी किसी तार से प्रवाहित होती है में फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या बनेगा, क्या होता है। तो सिंपल बात करो, जैसे मान लो आपके घर में हीटर होता है, तो हीटर में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो हीटर से क्या निकलता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट निकलता है, प्रोटॉन निकलता है, फोटॉन्स निकलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हीटर में क्या निकलता है, हीटर में आपका हीट निकलता है ना। तो जब भी वाटर फ्लो कभी करंट फ्लो करेगा किसी वायर से तो क्या प्रोड्यूस होगा,
हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। और इसका फॉर्मूला भी अगर आपको है तो आप याद रख लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 6। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो करंट भी फैलेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका करंट हीट फ्लो करेगा, क्या बनेगा, हीट बनेगा, हीट मतलब उष्मा। बात समझ आ गया, सही है। तो सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट कर दो और शेयर करो। कैसे शेयर करना है, तो व्हाट्सएप बनाओ, व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ, जैसे करना है लगाओ, है ना, स्टेटस लगाओ, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है प्योर वाटर इज ए, क्या है प्योर वाटर, क्या होता है, तो प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर, है ना। प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर इज ए इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब ये कुचालक होता है ना, क्या होता है, इंसुलेटर मतलब कुचालक, है ना। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, इसमें थोड़ा सा, है ना, आपको कंफ्यूजन क्यों होगी। बैड कंडक्टर की बात करो चाहे इंसुलेटर बोलो सेम है। तो सिंस यहाँ पर हमसे कहा है प्योर वाटर, है ना, प्योर वाटर क्या होगा, वो एक इंसुलेटर बन जाता है, मतलब इंसुलेटर मतलब कि कुचालक, है ना, है ना। इसे बोलते हैं, इस चीज को कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 8 को लेना, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन में आता है 8, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट यानी किस यंत्र का उपयोग करते हैं। वोल्टमीटर करते हैं, बी करता है एमीटर करते हैं, सी करता है मीटर ब्रिज करते हैं यानी मीटर सेतु का यूज करते हैं, या डी करते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मतलब बताओ करेक्ट आंसर। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एमीटर, है ना। तो क्या करते हैं, करंट से क्या मेजर करते हैं, क्या रखना, करंट को हम मेजर करेंगे हमेशा किससे, तो करंट को हम हमेशा मेजर करेंगे एमीटर से, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करेंगे, और जब भी बात करेगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आपको कभी भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस या नॉर्मल बात में भाषा में कहो, इसको लोग बोलते हैं वोल्टेज, है ना। जब भी इसको मेजर करना है वोल्टेज को, तो आप क्या यूज करते हैं, इसके जो आप यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वोल्ट मीटर, है ना। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन 9 लिखता है, व्हाट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ऐसा कहते हैं द टाइम रेट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। लिख लेना कॉपी में भी चाहे तो। बात समझ आ गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये करना क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन पीवाईक्यू आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। कहता है व्हाट इज कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ, और ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। और देखो हमारा 1 शॉट रीजन भी चल रहा है, 1 शॉट रीजन का भी जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि ओम्स लॉ अप्लाई कब होता है, तो याद रखना ओम्स लॉ को आप तभी फॉलो करेगा जब क्या होगा, जब कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर यानी कि जो आपका भी जो चालक होगा उसका जो तापमान है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, चेंज ना करे ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब बढ़े ना घटे, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कहता है व्हाट इज इन व्हाट वे वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, है ना। कह रहा है वोल्टमीटर को किस में लगाता है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है ना, आप चाहते हो इसको क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th करता है। तो कहता है वोल्ट मीटर को आप क्या लगाओगे, तो बताता हूँ, किसी भी सर्किट में मान लो हमने एक सर्किट लगाया ऐसे, है ना, यहाँ पे एक लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक, और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया, ठीक है, और यहाँ में एक लगा दिया बैटरी, ठीक, और यहाँ पर हम एक और इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं इसके पैरेलल। बताओ ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा ना। जो पीला कलर से यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पर हमेशा लगाते हैं वोल्ट मीटर, और जो मैंने बनाया व्हाइट कलर से यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम हमेशा लगाते हैं एमीटर। तो ये बात रखना है ना, एमीटर कैसे लगाते हैं, एमीटर को हम हमेशा लगाते हैं सीरीज में, मतलब श्रृंखला में लगाओगे, ठीक है। और वोल्टमीटर क्या लगाओ, वोल्टमीटर हमेशा इस रेजिस्टेंस के साथ किस में है, पैरेलल में है, मतलब समांतर क्रम में, ठीक है। तो वोल्टमीटर को हम क्या लगाते हैं, हम हमेशा किस में लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, पैरेलल में ना। किस में लगाएंगे, वोल्टमीटर को हमेशा लगाएंगे हम पैरेलल में, ठीक है। बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 लिखता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, जिसको बोलते हैं यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, है ना। तो 1 इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। क्या करना है, 1 किलो का मतलब होता है हजार, हजार लिखते हैं 10 का पावर 3, है ना। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है।
1 वाट, किलो हो मतलब 10 का पावर 3, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और आवर में कितना होता है, एक आवर में होते हैं आपके 3600 सेकेंड। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ से सेकंड सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करते तो हो जाएगा ये, इसको सकते हो 3, यानी हो जाएगा 3600 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, इसको आप चल सकते हो 3.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं इसको, यानी जो पूरी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 3.6 इंटू 10 पावर 6। और क्या बच गया था यूनिट, यूनिट आपका क्या बच गया था, ओनली बच गया था जूल। तो क्या होता है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ लेना, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये किस चीज़ का यूनिट होता है, ये होता है, इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि जूल किसका यूनिट होता है, जूल होता है यूनिट एनर्जी का, इसलिए। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, टिक करो जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी सभी का आंसर क्या है, सभी क्वेश्चन में 10, 11, 12 सभी का करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 इज माय फेवरेट क्वेश्चन और नॉट माय फेवरेट क्वेश्चन, पीवाई की क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट नहीं है, जैक बोर्ड का ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा भी तो रहेगा साथ में, ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन लिखता है, फॉर एक कंडक्टर, किसी भी चालक के लिए कह रहा है कि आपका जो करंट की, यानी जो करंट का घनत्व होता है, यानी धारा का घनत्व होता है, और कंडक्टिव मतलब चालकता है ना, चालकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है ना, विद्युत क्षेत्र और तीव्रता के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है ना। तो इनके बीच बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सुन लो उसकी बात है। तो क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना। तो कहता है जो करंट डेंसिटी होता है जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या था, सिंपल सा क्या है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्मूला क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन 14 लिखता है ईएमएफ इज मेजर्ड, तो कह रहा है ईएमएफ को आप किससे मेजर करते हो। ठीक है, तो ईएमएफ को मतलब होता है, क्या बोलते हैं, ईएमएफ मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम हमेशा मेजर करते हैं जूल पर कूलम से, है ना। मतलब एक कूलम के चार्ज को ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, है ना, जूल पर कूलम, मतलब एक कूलम को, है ना, ले जाने में हमें जितना सर्किट में एक पूरा परिपथ में घुमाने में हमें जितना ऊर्जा खर्च हो जाएगी, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन में 15, है ना। अब 15, 16 जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है ना, 2019-20 का क्वेश्चन है ये सब। कभी आप जाकर देखना, तो आई थिंक ये क्वेश्चन कभी शायद 2019 या 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना, है ना। और ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मॉडल सेट पूछा गया था 2022 में। तो 2022 वाले भर भर के क्वेश्चन में भर दिए उन्होंने, है ना, पता नहीं क्या है, ये तुम वही मार्केट में आपको गेस पेपर आते में देखोगे कि मॉडल सेट का भर भर के क्वेश्चन रहता है। तो करना नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 15 में हमसे कहता है कि ए चार्ज पार्टिकल हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपवाह वेग, क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, वो हमें गिवन है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात समझ आ गया। एंड कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई के लिए कितनी गिवन है, 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है इट्स मोबिलिटी, कह रहा है इसके मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो मोबिलिटी को मी से नोट करते हैं, तो मी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। तो हम जस्ट वैल्यू को रख के हम सॉल्व करेंगे, तो कितना होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी गिवन है, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ कुछ काटाकाटी होने वाला है, तो काटाकाटी करते हैं, देखो 3 से कटेगा, 7.5 कटेगा आपका 2.5 टाइम्स में ना, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.5, और ऊपर हो जाएगा 10 का पावर, ऊपर -4 था, नीचे -10 है, -10 जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा +10, तो -4 है ना, -4 +10 हो जाएगा +6। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इसका याद रखना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁶, है ना, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया।
तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट ऑप्शन बताना है ना, करेक्ट ऑप्शन कौन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, हमेशा कमेंट करो और उसको एक दिन के बाद है ना, या 2 दिन के बाद वीडियो चेक करना, तो इसका हम पिन कमेंट में बता दूंगे इसका करेक्ट आंसर क्या था। ठीक है, बात समझ आते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो PYQ क्वेश्चन है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। PYQ मतलब इंपॉर्टेंट। कहता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, कहता है जब हम सेल्स को, बहुत ज़्यादा सेल्स को जब हम किसी में लगाते हैं, बहुत सारे सेल्स को जब हम लगाते हैं पैरेलल मतलब समांतर क्रम में लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है ना, हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि मान लो एक सेल हो गया ऐसे, ठीक है, इसका हो गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो EMF हो गया विद्युत वाहक बल, मान लो E1 हो गया, ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1। ऐसे मान लो हमने एक और सेल लगाया, ठीक है, जिसका E2 हो गया और इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। कह रहा है एस टाइप के सेल्स को जब भी हम लगा देते हैं पैरेलल में, कि क्या हो गया, समांतर क्रम लगा दिए, ऐसे लगा देता हूँ मुझे क्या मिलता है, ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके करने से क्या होता है, इसको हम ऐसे लगाते हैं, इसको लगा के हमें एक लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब ये सिंपल क्या है ना, ऊपर हमारे पास 2 बैटरी है ना, ऊपर 2 बैटरी है, ये पूरे के ऊपर क्या बोलते हैं, इसी पूरी चीज को हम लोग बैटरी बोलते हैं, है ना। बैटरी को एक रेजिस्टेंस से जोड़ दोगे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट ऐसे आएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, जैसे कुछ करंट आएगा, जैसे कुछ करंट आएगा, करंट यहाँ मिल जाएगा, करंट नीचे आएगा। तो कह रहा है हमें ये करंट क्या होगा, करंट हमें जब इस टाइप के बैटरी को हम लगाते हैं, किस में, सेल्स को लगाते हैं जब भी हम पैरेलल में, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ज़्यादा करंट मिलता है, ठीक है, हमें क्या मिलता है, हमें करंट ज़्यादा मिलता है। बात याद रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, मोर करंट। देखो जब भी हम लगाते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में हमें क्या मिलता है, ज़्यादा करंट मिलता है, ठीक है। तो रखना जब भी लगाओगे आप पैरेलल में, तो हमें क्या मिलता है, ज़्यादा करंट मिलता है, ठीक है। और सीरीज में क्या मिलता है, हमें सीरीज में मिलता है, ठीक है, सीरीज में क्या मिलेगा, सीरीज में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो पैरेलल मिलेगा मोर करंट, ठीक है। तो समांतर में लगाया था, तो समांतर में क्या मिलता है, ज़्यादा धारा मिलती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आगा होगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखता है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन, है ना, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन, क्वेश्चन लिख लो 2022, है ना, PYQ 2022 का क्वेश्चन ये आया हुआ है, फेमस क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए आपके। तो कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन, है ना, देखो एलॉय बोला मतलब को बोलते हैं मिश्र धातु, है ना, तो क्या मतलब होता है एलॉय का, तो लिख लेता हूँ, देखो एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, है ना, क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। देखो अब क्या होता है ना, बात में सुन लेना कि एलॉय मैग्नीन जो होता है, इसका जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मतलब इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं ना, रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिस्टिविटी का लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इसको भी लिखना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखते चले जाओ, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो कहता है कि किसी भी धातु का जो प्रतिरोधकता होती है, यानी जो किसी भी एलॉय मैग्नीन का जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है ना, क्या वो टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नियरली इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर वो निर्भर ही नहीं करता तापमान पे, टेम्परेचर बढ़े या घटे, बहुत कम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा तो उसके रेजिस्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो हिंट्स करूंगा, आंसर तो आपको खुद कमेंट में करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है ना, कि एक करंट ऑफ 6 एम्पियर फ्लोइंग, तो करंट हमें गिवन है 6.4 एम्पियर किसी तार में फ्लो कर रहा है, तो क्या बताओ इसमें कितने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, तो कह रहा है कि पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने टाइम में, टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, देखो हमें पता है आई इक्वल टू होता है Q/T, है ना, आई इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT, बात समझ आ गया। अच्छा Q इक्वल टू कहता है, हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चैप्टर 1 में पढ़ा था, Q इक्वल टू NE, तो NE इक्वल टू हो जाएगा IT। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N की इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी डिवाइड बाई E। क्या करना, सारी वैल्यू को पुट कर दो, I इंटू टी डिवाइड बाई E। देखो I गिवन है, टाइम गिवन है, और E कितना होता है, E की वैल्यू होती है कितनी, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू पुट करना, और क्या करना है आपको इसका आंसर भी कमेंट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या करना है आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो हम आप पे छोड़ते हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए, बाकी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। 20 आते हैं, 20 नंबर पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन ना, ये भी क्वेश्चन आपका है मॉडल सेट। देखो मॉडल सेट 2022 का अगर आपने नहीं देखा है तो एक काम करना, मैं टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पर मैं आपको
कुछ वीडियो का लिंक दे दूंगा, है ना, उस वीडियो का लिंक को जाकर देख लो, और फिर मैं इसका आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा हमारे वेबसाइट पे। तो वहाँ जाके आपको 2022 के मॉडल सेट का मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना आपको, ठीक है, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। तो बाकी तो हम आपको बता ही रहे हैं क्वेश्चन कब कब आया था। तो हमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास दो सेल आए थे ना, एक सेल मान लो हो गया हमारे पास E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरा सेल को हमने लगाया E2, ठीक है, कितना है ये E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। इसको हम कैसे लगा रहे हैं, उसने कहा है इसको लगाओ किस में, कहा है उसने कि इंटरनल रेजिस्टेंस EMF E1 है, E1 E2 इंटरनल दो सेल है, उनके EMF गिवन है, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या गिवन है R1 एंड R2। कह रहा है दो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दोनों को लगा दो पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है, क्या पूछा हमसे, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई, है ना, ई नेट जो बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्मूला, वो होता है, याद रखना, E1R2, है ना, E1R1 मत करना, E1R2 प्लस E2R1, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा इससे। तो E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है, बता दिया, ये एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा एकदम, है ना, डेली सुबह उठो और फॉर्मूला लिख के याद करो, डेली सुबह उठो, जो जो एक एक चैप्टर उठाओ उसका फॉर्मूला लिखो कॉपी में, है ना, याद हो जाएगा। तो आपको हम कुछ एग्जाम के टिप्स भी देंगे, जल्दी टिप्स देंगे, क्या करना है, कैसे एग्जाम लिखना होता है, कैसे मार्क्स अच्छे आते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। कहता है 21 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है। देखो हमसे ध्यान पढ़ना है, यहाँ पर दो चीज पूछा है, उसने पूछा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, तो एसआई यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है ना, यानी एसआई मात्रक क्या होता है एनर्जी का, वो जूल होता है, ठीक है, बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आप सब ने, बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग तो कमेंट करते नहीं, बस सुनते रहते हैं, कोई नहीं, सुनते रहो, जो समझ आएगा उसका आंसर करना, जो नहीं आएगा उसकी बातों को बस ध्यान से सुन लेना। बात करते क्वेश्चन 22 लिखता है किलो वाट आवर इधर यूनिट ऑफ, बताओ किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट था, अभी बताया था, आपके घर में जो बिजली बिल आता है वो क्या होता है, किलो वाट आवर होता है, और ये क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताता है, किस चीज़ का यूनिट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, और इसकी वैल्यू किस इक्वल होती है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, कितनी होती है 1 किलो वाट आवर। तो मैंने अभी बताया था कि जो 1 किलो वाट आवर होता है, इसकी वैल्यू होती कितनी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक, बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लिखता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इस, है ना, क्या ड्रिफ्ट जो स्पीड होती है, यानी जो अपवाह वेग होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसी भी कंडक्टर का, वो किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, क्या रखना, किस पर, मटेरियल पे, है ना, कभी वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और लेंथ पे डिपेंड करता है, देखो, है ना, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो इससे क्या चेंज आता है, मटेरियल से, मटेरियल चेंज होगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, बस कुछ नहीं, है ना, अगर आप मटेरियल चेंज करने पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आपके वैलेंस सेल में होते हैं, है ना, जो आपकी बाहरी कक्षा में होते हैं, बस वो चेंज होता है, ठीक है। तो मटेरियल बस करने पर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था ना, 22 में मैं भूल गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। 24 नंबर है द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, आप करोगे, एसी होगा, कूलर होगा, जिसमें रिमोट मिलता है, रिमोट की बैटरी निकालना, छोटी वाली बैटरी ना, पेंसिल बैटरी जिसको बोलते हैं, उसको देखना, वहां पर एक वोल्टेज लिखा होता है, कितना होता है वो लिखा, उसी को बोलते हैं ड्राई सेल, कितने वोल्ट का होता है वो, 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है, कितने वोल्ट का होता है वो हमारा होता है 1.5 वोल्ट का, याद रखना अच्छे तरीके से। ये भी अगर मैं पूछोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ आया था, तो ये भी मॉडल सेट 2022 का क्वेश्चन, तो मेरे बाबा कह रहा हूँ मॉडल सेट 2022 का आपको मैं लिंक भेज दूंगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और उसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं वेबसाइट पे, तो जाके वहाँ पर चेक कर लेना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नॉट ओनली आपको वहाँ पर फिजिक्स का मिलेगा, आपको हम उस साल के केमिस्ट्री का भी दे देंगे, है ना, हम आपको केमिस्ट्री का लिंक भेज देंगे, और केमिस्ट्री का भी हम आपको क्या करेंगे, केमिस्ट्री का भी हम आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हो। बात समझ आ गया। 24 नंबर आते हैं क्वेश्चन 25। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो पूछेगा नहीं, मेरे को चांस नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन, ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन, मॉडल सेट कब का, 2022, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पूछा है।
26 तो ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन 2018 या 19 का क्वेश्चन है, 2018 या 2019 में पूछा गया था, दोनों बताते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लिखा टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड 2L, कह रहा है एक कॉपर वायर जिसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, इसका जो रेडियस वो आर गिवन है, एंड एक और कॉपर वायर इसका लेंथ कितना है, जिसका वायर तो डबल कर दिया इसका रेडियस, ठीक है, पहले आर था तो अब कितना हो गया 2R। कहता है रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत, है ना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और बहुत लोग एग्जाम में देखोगे ना, जो मार्केट में जो गेस पेपर आता है, ये लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। उसने पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको लोग रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता बोलते हैं। कह रहा है कि वो उनका रेशियो कितना हो दोनों वायर का। अब ध्यान से उसने क्वेश्चन पहले कर दिया, उसने पहले बोला कि ये किस चीज का बना हुआ था, कॉपर का, मतलब कॉपर का बना हुआ था। ये भी किससे बना था, ये भी आपका किससे बना था, कॉपर का बना हुआ था ना, कॉपर। अगर दोनों कॉपर है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ओनली मटेरियल पर। अगर दोनों कॉपर है तो दोनों का रेसिस्टिव भी क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, दोनों का रेशियो भी कितना होगा, 1/1 का। गलत मत करना, वो रेडियस या लेंथ पे डिपेंड पे कभी भी मत करना फोकस। क्यों, क्योंकि एक चीज बता, आपको पता होगा कि ये रो दो चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है हमारा तापमान पे, है ना, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी घटता बढ़ता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है ये मटेरियल, मतलब कि पदार्थ पर डिपेंड करता है कि वो किस पदार्थ से बना है। तो यहाँ पर दोनों किससे बना था, कॉपर से, कॉपर से बना है, तो दोनों का भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता क्या होगी, वो सेम होगी, कोई चेंज नहीं, है ना। 1/1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मेरे को लगता था ये क्वेश्चन उस साल 2022 में क्वेश्चन आया भी था, पीवाईक्यू में क्वेश्चन ही पूछा भी गया था। कहता है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इच कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, करे ना, इसका डायरेक्टली आंसर याद रखना आप चाहो तो, नहीं तो आप समझ लो क्वेश्चन करते कहते हैं। बात करें क्वेश्चन में 26 लिख रहा है ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। देखो कह रहा है कि एक वायर है सारा, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर। इसको अगर हम n इक्वल पार्ट में कट कर दे, ऐसे ऐसे कितने पार्ट में, n पार्ट में, तो हर पार्ट का, हर स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/n। ये भी कितना हो जाएगा, r/n, ठीक है। और ऐसे 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 करके कितने पार्ट्स होंगे, तो बोलेंगे n पार्ट्स हैं, ठीक है। n पार्ट्स में इसको हमने कट कर दिया, ठीक। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि इनको आप लगा दो पैरेलल में। क्या करना है, ऐसे ही वायर को, एक वायर ऐसा लग गया, फिर एक वायर ऐसे लग गया, है ना, ऐसे करके कितने हैं टोटल हमारे पास, n है, ऐसे करते करते, ठीक है। सबको किसमें लगा दो, कह रहा है कि सबको लगा दो पैरेलल में ऐसे, है ना। क्या क्या करना है, सबको लगा देना है आपको पैरेलल में, ठीक है। मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, 2 3 4, ठीक है। और हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना था, r/n। ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, जितना पार्ट में कट किया सबको क्या कर दो, पैरेलल में लगा लो। तो पूछा बताओ अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब अब पूछा है कि बताओ आज का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फंडा बताते हैं क्या होता है। हर छोटे छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना था, तो बोलोगे सर वो r/n था, है ना। हर छोटे छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना था, r/n था। डिवाइड बाई कितने, हमको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो बोलोगे सर n पार्ट में डिवाइड किया, तो n से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस r/n था, तो r/n डिवाइड बाई ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो n पार्ट में, तो इसे डिवाइड कर देगा। अब क्या होगा, ये जाकर यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा r/n², ठीक, कितना हो जाएगा, r/n²। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, r/n² इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, r/n इज द करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर। बात समझ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आ चुका है, तो पढ़ के चले जाना अच्छे तरीके से। आते क्वेश्चन 27 लिखता है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजिंग डिस्टेंस। कहता है कि जब आप एक एमीटर को शंट करते हो तो उसका मेजिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो याद रखना कि जब भी आप एक एमीटर को शंट करते हो, शंट करना मतलब क्या होता है, बताता हूँ उसका थोड़ा तरीका, आएगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन समझ लो क्या होता है ना। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम 27 का। तो मान लो अगर हमारे पास एक एमीटर हो गया, है ना। एमीटर का मतलब होता है ऐसे, है ना। एमीटर मतलब इसको बोलते हैं, है ना। कह रहा है इसकी शंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लगा दोगे। जैसे आप इसके शंट इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब भी आप ऐसा
बढ़ जाता है। क्या होगा, ये रेंज हमेशा बढ़ जाता है, इसलिए हम पैरेलल में क्या करता है, हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये जो शंट रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ये शंट रेजिस्टेंस हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ जाएगा। क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऐसे आएगा नहीं, जैकबोर्डिज्म नहीं पूछता जल्दी। क्वेश्चन 28 आता है, व्हाट इज कॉल्ड रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना, यानी विभवांतर और करंट के रेशियो को, यानी उसके अनुपात को आप क्या बोलते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, तो बताओ वोल्टेज डिवाइड बाय करंट क्या बोलता है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसी क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं ओम्स लॉ बोलते हैं, है ना, इसी क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग ओम्स लॉ भी बोलते हैं। चलिए तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29, लिखता है क्वेश्चन 29, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, बताओ कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो सही बताया क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्या होता है ओम। तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है ना, बहुत टफ क्वेश्चन है, हम सिंपल बोल सकते हैं क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखना, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। देखो 30 करने का आपका बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आपको पता है कि, है ना, जो रेशियो होता है आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आपको वोल्टेज का क्या पता, अगर वोल्टेज का आपको यूनिट पता है तो, ठीक है, अगर वोल्टेज पता है और करंट का डायमेंशन पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर नहीं पता है ना, अगर नहीं पता है तो आपका बहुत सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है, मुझे तो ये लगता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, आई स्क्वायर आर टी मेरे लिए सबसे सिंपल सा होता है करना। क्यों, देखो यहाँ से जो हमें आर निकालना है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H डिवाइड बाई आई स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, मुझे डायमेंशन फॉर्म निकालना है रेजिस्टेंस का, तो हीट क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला को पता होना चाहिए, क्या होता है एनर्जी, हीट मतलब एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्म होता है mL2T-2 होता है, ये सभी आपको पता है। ठीक है, नीचे करंट है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपका ए होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और टाइम का आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वो टी होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरी वैल्यू होती है, बन जाएगा m, ये हो जाएगा L2, टी का पावर देखो नीचे 1 था ऊपर -2 था, तो नीचे का +1 ऊपर जाके बन जाएगा -1, और ऑलरेडी एक -2 पहले से है तो टोटल बन जाएगा -3। ठीक, और ए नीचे पावर कितना है, पावर 2 है, ऊपर जाके बन जाएगा पावर -2। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा mL2T-3A-2। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी करके, है ना। तो ये आपका जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, हीट क्या होता है, हीट आपका एनर्जी है, ऊर्जा है, और एनर्जी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन 31, लिखता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट। तो करंट डेंसिटी का जो एसआई होता है वो क्या होता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है कि आपको जो करंट डेंसिटी को जे नोट करते हैं इक्वल टू होता है करंट डिवाइड बाई आई डिवाइड बाई एरिया, है ना, करंट डिवाइड बाई एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा करंट डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, करंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और एरिया का क्या होता है यूनिट, वो होता है मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन में 32 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, मैंने ऊपर लिख के रखा है ना कि इसमें कौन सी क्वांटिटी है जो करंट डेंसिटी है, ऊपर जब लिखा है ना, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं धारा का घनत्व बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं इसको आप। ठीक है, तो धारा घनत्व का आपसे करेक्ट फॉर्मूला कौन है यहाँ पर, आप एक बार देख लो, है ना, बता देना ना, जहाँ पर आई क्या है करंट है और ए आपका क्या है एरिया है ना। तो ये फॉर्मूले में आई लिखा है वो आई आपका करंट होगा, और याद रखना ए आपका एरिया है। ठीक है, और ए क्या यहाँ पर, ए यहाँ पर एरिया है, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, 32 का आपको कमेंट करना है। आते क्वेश्चन 33 लिखता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना इन इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी किसी भी विद्युत परिपथ में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, मतलब सारे करंट का, सारी धाराओं का जो योग होगा, है ना, किसी एक पॉइंट पर मिलने पर, मीटिंग एट ए पॉइंट किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तो टोटल करंट कितनी हो जाती है, इन सारे करंट का टोटल वैल्यू कितनी होती है ना। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैकबोर्ड पूछ चुका है और आने का भी चांस है। मान लो करंट इधर आया, एक करंट इधर से आया, एक करंट बाहर चला गया, एक करंट फिर बाहर चला गया, एक करंट फिर अंदर आ गया। मान लो कि ये I1 है, ये I2 था, है ना, ये I3 था, इसको हमने I4 बोला, इसको हमने I5 बोला।
तो क्या होता है, कहता है कि जितना करंट अंदर आ रहा है, तो देखो अंदर आने वाला करंट कौन कौन सा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो I1 अंदर आया, I2 अंदर आया, अंदर आने वाले में एक I5 भी है, तो बोलते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I5 है ना, जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। तो बाहर जाने वाला करंट कौन कौन सा है, तो बाहर जाने वाला करंट एक आपका I4 है और बाहर जाने वाला करंट एक I3 है। तो इस पॉइंट जंक्शन से बाहर कौन जा रहा है, I3 और I4 जा रहा है बाहर। तो जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा, इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ बोलते हैं ना। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो टोटल सम कितना हो जाएगा, जितना आया उतना गया, तो चेंज कितना हुआ, जीरो। यानी इसको हम ऐसा बोलते हैं कि अगर अंदर आने वाले करंट को हमने लिखा अगर नेगेटिव है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो I3 प्लस I4 बोल सकते हो, -I1 सबको ले जाओ लेफ्ट राइट साइड में, तो हो जाएगा -I2 हो जाएगा -I5 इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम। ये सारा करंट कितना हो जाएगा, सबका सम कितना आता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 34 लिखता है फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल, है ना। आपके घर में जो पीले कलर का बल्ब जलता है, बल्ब होता है, उसका जब वो जलता है उसका फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है, जो चमकता है। कह रहा है कि वो फिलामेंट होता है, वो किस चीज से बना होता है, फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन से। क्या रखना, टंगस्टन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लोग बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसी को लोग टंगस्टन बोलते हैं, याद रहेगा। आते क्वेश्चन 35 कहता है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, अभी बताया जस्ट, है ना, इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ। जो भी क्वेश्चन 33 था वही क्वेश्चन 35 है। लिखता है ये भी क्वेश्चन PYQ आ चुका है। ठीक है, PYQ के क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर से आते हैं। कहता है किर्चॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किस कंजर्वेशन यानी किस ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किर्चॉफ्स का पहला नियम जिसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, है ना, ये ऊर्जा के किस संरक्षण नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। किस पे होता है, कंजर्व चार्ज मतलब बोलते हैं आवेश। चार्ज मतलब, चार्ज का मतलब होता है आवेश। ठीक है, क्या होगा, चार्ज का मतलब हो जाएगा आवेश, लिख लेना। चार्ज मतलब होता है आवेश, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आएगा एक पॉइंट पर उतना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, है ना। मतलब क्या रहेगा, जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा। क्वेश्चन 36 कहता है किर्चॉफ सेकंड लॉ, है ना, इसको हम लोग लूप लॉ बोलते हैं। किर्चॉफ का जो दूसरा नियम होता है इसको हम लोग लूप लॉ बोलते हैं, इसको हम आप शायद पार्स का नियम बोलते हैं ना, पार्स का नियम बोलते हैं। वो किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, मतलब वो किस ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो याद रखना कि किर्चॉफ का जो, मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूँ, है ना। किर्चॉफ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किर्चॉफ की बात कर रहा हूँ। तो किर्चॉफ का 2 बातें हैं, मेरी बात को ध्यान से लेना। मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मैं पूछूंगा आपको खुद बताना है। तो किर्चॉफ के 2 लॉ होते हैं ना, किर्चॉफ के लॉ बोलते हैं। पहला लॉ को बोलते हैं, जिसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ बोलते हैं, या इसको बहुत लोग कभी कभी इसको करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, करंट लॉ भी बोलते हैं। याद रखना ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब यहाँ पर चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज का मतलब होता है आवेश। बात समझ आ गया, ये होता है फर्स्ट लॉ। किर्चॉफ का जो बात करते हैं सेकेंड लॉ, है ना। किर्चॉफ की बात करें अगर आप सेकेंड लॉ की बात करें, तो किर्चॉफ का जो सेकेंड नियम होता है इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज, वोल्टेज बोलते हैं, या इसको लूप लॉ बोलते हैं ना, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये किस कंजर्वेशन नियम पर आधारित है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी मतलब हो गया ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद है, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं हम 36 रहता है लूप लॉ। लूप लॉ मतलब वोल्टेज लॉ। वोल्टेज में किस लॉ क्या होता है, कंजर्व ऊर्जा मतलब एनर्जी, यानी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर से आता है किर्चॉफ का लूप लॉ, है ना। कहता व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल राउंड द लूप। जब भी आप लूप लॉ लगाते हैं यानी वोल्टेज लॉ लिखते हैं, तो इसमें किस चीज का आप अलजेब्रिक सम लेते हैं, यानी किस चीज को आप ऐड करते हो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, हम यहाँ पर जो ऐड करते हैं वो अलजेब्रिक सम ऑफ होता है किसका, ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। इससे तो पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, है ना। और लूप लॉ क्या था, लूप लॉ मैंने बताया था, लूप लॉ क्या है, लूप लॉ का तो वोल्टेज लॉ है। ठीक है, तो लूप लॉ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें सारे वोल्टेज यानी सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या होता है, वो 0 हो जाता है एक लूप में। ठीक है, आपने को 38 लिखता है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डिपेंडेंसीज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ इज ओबे, है ना। तो देखो एक फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लेना, नहीं याद है तो, है ना, इसको आप लिख लेंगे। क्वेश्चन में 38 की बात कर रहे हैं, इसको आप लिख लेना कि एक रिलेशनशिप होता है, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD, यानी को बोलते हैं अपवाह वेग, वो होता है E इंटू ई डिवाइड बाई M इंटू टाउ।
ठीक है, यानी जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई मतलब होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब युक्त क्षेत्र है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रखना, तो क्या कि डायरेक्टली हमसे ये फॉर्मूला पूछा गया है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये फॉर्मूला कहाँ पर लिखा है सही सही, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है बाद में तो आपको कमेंट करके बताना है, हम बार बार हम सेम क्वेश्चन का रिपीट आंसर नहीं करेंगे। आता है क्वेश्चन 39, लिखता है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा होता है, देखो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डायोड, बिकॉज डायोड इज ए सेमीकंडक्टर, है ना। डायोड क्या होता है, डायोड एक आपका सेमीकंडक्टर है, आप इसको लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे डायोड के बारे में। ये क्या होता है, ये एक अर्धचालक होता है, अर्धचालक जिसको लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कभी भी फॉलो नहीं करेगा किसको, ओम्स लॉ को। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40 लिखता है किर्चॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। देखो बोला फर्स्ट लॉ मैंने कहा था, फर्स्ट लॉ मतलब क्या ना, फर्स्ट लॉ मतलब जंक्शन लॉ और सेकंड लॉ मतलब लूप लॉ। बताओ कौन कौन आपका कंजर होता है ना, इसको आपको बताना है कमेंट करके। चलो इसको कमेंट में बता ही देता हूँ। देखो फर्स्ट लॉ होता कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सेकंड लॉ था वोल्टेज लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि फर्स्ट लॉ होता क्या, मैंने बताया था फर्स्ट लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकंड लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ हो गया तो क्या, फर्स्ट लॉ हो गया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकंड लॉ हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रेस्पेक्टिवली। कोई क्या कहता है, ये कंसिक्वेंस होता है। ये क्वेश्चन पूछो तो कब आया था, ये क्वेश्चन PYQ है ना, 2022 का ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आते 41 नंबर, 41 नंबर आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूँ मैं, मॉडल सेट वाले बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे 2022। मैं इसका वीडियो कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो यस कमेंट कर देना कि यस सर, यस लिखना, यस मॉडल सेट 2022। अगर आपने ये कमेंट करोगे तो मैं इसमें इस साल का जो वीडियो का लिंक होगा मैं आप शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर जाके आप लिंक से वीडियो को ढूंढ लेना और वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। उसका PDF हम अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, है ना। उसके PDF का सॉल्यूशंस रहेगा ना, कुछ भी सॉल्यूशंस रहेगा, अपलोड कर देंगे। दिखता है दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधकता, है ना। कह रहा है कि एक रॉड है किसका, कॉपर का, कैसा है, एक फिर रॉड कंपेयर टू ए थिन वायर ऑफ कॉपर, है ना। मतलब मेरे पास दो वायर है कॉपर का, एक पतला है एक मोटा है, तो बताओ कि क्या होगा, है ना। तो यानी एक मोटा है एक पतला है, मान लो एक हमारे पास मोटा कॉपर वायर का रॉड है और एक हमारे पास कैसा है, एक हमारे पास थिन वायर का रॉड है। तो कहता किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी जो पहले वाले का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, मान लो ρ1 इसका ρ2, तो कह रहा किसका ज़्यादा होगा, ρ1 ज़्यादा होगा ρ2 से या कम होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने इसी बात कहा था कि दोनों किस चीज़ से बना, उसने कहा है कि दोनों कॉपर ही है, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, अगर कॉपर है मतलब मटेरियल सेम है, अगर कॉपर है मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो रो भी क्या होगा, दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे। तो मटेरियल सेम तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोधकता भी सेम, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 लिखता है ए वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ। कह रहा है एक वायर है जिसका डायमीटर और लेंथ कितना है, हाफ है, ठीक है। उसका डायमीटर भी हाफ है, मतलब उसका व्यास भी आधा है और उसका लंबाई भी आधा है। किससे, एक वायर Q से जिसका सिमिलर मटेरियल है, मतलब जिसका जो कि सेम पदार्थ से बना हुआ है। तो कहता है क्वेश्चन बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P टू दैट ऑफ Q। तो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q, ठीक है। तो क्वेश्चन कहते था अच्छे से करा, नहीं तो क्वेश्चन को गलत होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। वैसे कहता हूँ क्वेश्चन 2022 मॉडल सेट 2022 का क्वेश्चन है ये। तो बात करते हैं कि मान लो हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ P निकालते, तो रेजिस्टेंस ऑफ P कितना होगा, तो पता है मान लो इसका रेजिस्टिविटी रो हो गया, ठीक है, लेंथ L था और एरिया A था, ठीक है। अब तो हो जाएगा रो इंटू एल। अब देखो एरिया क्या है, तो एरिया उसने कहा है एरिया होगा कितना, मान उसका डायमीटर D है, डायमीटर D है तो एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई इंटू, है ना, आई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। देखो नीचे 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर जाके बन जाएगा 4, तो बन जाएगा 4 रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ P। अब निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ Q निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ Q कितना होगा, तो कह रहा है कि रो इंटू, है ना, इसका लेंथ कितना है, डबल है, और इसका एरिया तो कुछ अलग होगा, मान लो इसका मैं लिखा, इसका ले लिया एरिया A डैश, तो हो जाएगा रो इंटू 2 इंटू एल, ठीक, डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू,
है ना। डायमीटर कितना है इसका, तो कहा इसका जो डायमीटर है क्यू का वो डबल है। अगर पहले वाले का डी था तो इसका कितना डायमीटर है, 2d। लेकिन मुझे तो रेडियस चाहिए, तो डायमीटर 2d होगा, को 2 से डिवाइड करके तो रेडियस आ जाएगा, इंटू स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करते तो करने पर पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा रो, देखो नीचे 2 का 2 से 2 मर जाएगा, 2 पर क्या बच गया 2 इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है कि इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो गया है 4 इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई है पाई डी स्क्वायर। ठीक, होल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ Q कितना आ गया, तो आ गया 2 इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक, बात समझ आ रहा है। तो क्या करना है, काटाकाटी करना है। कैसे करेगा, रो एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मेरा, और क्या बच गया आपके सामने 2 और 4, तो 2 मारेगा 4 को 2 टाइम्स में। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ऊपर 2 बचा है, 2 हो गया, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो रेशियो कितना आ गया, 2/1 का रेशियो। देखा, क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, देखना एक सब एग्जाम में नहीं आता है, कर लेना, लेकिन नहीं आता। अगर आपको टफ लग रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, फिर भी ट्राई कर लेना। आते क्वेश्चन 43 लिखता है द नेम ऑफ मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध कम होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। ऐसा कौन होता है, तो जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाए, तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाए, ऐसा चीज क्या होता है, सेमीकंडक्टर। ऐसी चीज को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और वो है कौन यहाँ पर, ओनली सिलिकन, है ना। सिलिकन क्या है, सेमीकंडक्टर है। बाकी सब के सब क्या है, कंडक्टर। गोल्ड कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, मरकरी क्या कंडक्टर सब है। ठीक है, तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 44 लिखता है ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ किसको, ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है, सिर्फ कंडक्टर, है ना। सिर्फ कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन आता 45, ये अच्छे क्वेश्चन थे ना, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। 44 45 अच्छे क्वेश्चन थे। लिखता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, है ना, कि ओम्स लॉ वैलिड कब होगा, जब उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो, तो उस कंडक्टर का जो तापमान है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहेगा तभी ओम्स लॉ आपका वैलिड होगा, नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। नहीं, ओम्स लॉ को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कब अप्लाई कर पाओगे, जब उस कंडक्टर का तापमान क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 46 लिखता है द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, रेजिस्टिविटी मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखे ना, रेजिस्टिविटी मतलब होता है प्रतिरोधकता ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था 46 नंबर, है ना। बताओ किस किस पे डिपेंड करती है। कमेंट में आप लोग का हाथ रुक जाता है, आगे बोलते नहीं हो, तो कमेंट तो करते चलना है। देखो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एक तो मटेरियल पर कि वो किस चीज से बना है, कॉपर है, सिल्वर है ना, क्या है। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो ही चीज पर है जो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑप्शन में क्या दिया मैंने, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, बस मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 47 अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे, बहुत लोग गलत कर दोगे। और याद रखना है कि वर्मा गैस में, एक बार बताता हूँ, वर्मा गैस में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर गलत दिया हुआ है, आप देख लेना। इसलिए चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, क्यों आपको, अगर आप आंख बंद करके मत फॉलो कर लेना, बहुत जगह आंसर्स की उनका गलत दिया हुआ है। अब सुनो यहाँ पर क्या सही है, बताता हूँ। लिखता है VI ग्राफ है ना, VI ग्राफ गिवन है एक, है ना, किसी कंडक्टर का। तो अगर किसी कंडक्टर का हमें VI ग्राफ गिवन है, तो VI ग्राफ हो गया मतलब ऐसा दिया है। ठीक है, इस टाइप से। तो मतलब ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया हमारे पास करंट। ठीक है, कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द V एक्सिस, जहां पर हमारा क्या है, जिस साइड में हमारा वोल्टेज है उधर कितना एंगल बन रहा है, उधर में एक एंगल बन गया थीटा। ठीक है, जहां V डिनोट करता है हमारा वोल्टेज को, एंड I डिनोट्स करंट। जहां पर V किसको बताता है, V बता रहा है यहां पर हमें, है ना, जो V बता रहा है हमें वो V कह रहा है वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V डिवाइड बाई I। ठीक, लेकिन मुझे थीटा का टर्म बताना है। ठीक, अब सुनो एक चीज बात रखना, ये बात कि अगर थीटा यहां होता, है ना, अगर थीटा यहां होता, ठीक है, चलो या फिर आपको सिंपल सी मेथड बताता हूं, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं, चीजों को सिंपल करता हूं। देखो अगर ये क्वेश्चन थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा।
कितना होगा, एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, तो बताओ कि अगर नीचे वाला करंट है और ये आपका वोल्टेज बन गया, तो ये V है, ये I है, तो एंगल कितना है यहाँ पर, tan 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखना पड़ेगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, मतलब लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर क्या है, V है, और आधार क्या है, करंट हो गया। एंड ठीक है, और tan 90 में थीटा क्या होता है, तो tan 90 में थीटा होता है वो आपका cot थीटा होता है, आपको पता भी है। और मैं भी मैंने कहा कि V डिवाइड बाई को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कितना हो गया, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो cot थीटा के इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना। अब एक पॉइंट और सुन लो इसमें मेरी बात, कि अगर करंट ऐसा हो जाता, अगर करंट इधर होता और वोल्टेज भी इधर ही होता, लेकिन थीटा इधर हो जाता है ना, तब ये बन जाता V। तब क्या लिखते, तब लिखते आप tan थीटा इक्वल टू V बाई आई, और V बाई आर को क्या बोलते हैं आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी इस केस में क्या होता है, इस केस में जो रेजिस्टेंस होता वो tan थीटा के इक्वल होता। ठीक है, तो ध्यान देना कि थीटा कहाँ बना हुआ, किधर बना हुआ है। अगर I के साथ जिधर करंट है उधर ही का थीटा बन गया है तो R इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अगर थीटा कहाँ बना हुआ है, V के साथ, वोल्टेज के साथ अगर एंगल थीटा बना दिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो cot थीटा होता है। ठीक है, ध्यान देना, वर्मा गेस में इसका आंसर उन्होंने सी लिख के रखा है tan थीटा, जो कि गलत है। ठीक, बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 48 लिखता है द इक्वेशन सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, है ना, ये किस लॉ को बोलते हैं, है ना। तो V इक्वल टू आई आर मतलब क्या था, वोल्टेज है ना। E क्या है, सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल, है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज सर्किट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, इसी को बोलते हैं लूप लॉ है ना। तो ये मतलब क्या है, ये वोल्टेज है ना। आई आर मतलब क्या हो गया, आई आर का मतलब वोल्टेज हो गया, मतलब हमसे कहीं ना कहीं वो वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, वो है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो वोल्टेज को लॉ क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड लॉ बोलते हैं। आते क्वेश्चन 49 लिखता है इफ एन सेल्स, है ना, क्वेश्चन अच्छा है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है इफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि हमारे पास एक सेल, मान लो ऐसे लिख लिया ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है, ऐसा हमने एक और लगा दिया सेल, ठीक है, जिसका ईएमएफ मतलब होता है विद्युत वाहक बल, है ना, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ऐसे हमने कितने लगा कर रखे, टोटल एन। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे और लगता चला जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ऐसे सो ऑन करते कितना, लास्ट में एक और लगा हुआ है ना, ये कितना है, ई, ये हमारा एन है। ठीक है, कर सबको हम किस लगा दिया, अगर सबको हम लगा दिया पैरेलल में, तो कहता है बताओ इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा। तो ई करके कितने टोटल एन है, लेकिन जो टोटल ईएमएफ आता है, याद रखना सबको किसमें लगा है, पैरेलल मतलब समांतर में, तो टोटल ईएमएफ तो ई के इक्वल हो जाता है। लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर बाई एन। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये याद रखना, ये हमारा है पैरेलल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हमारा है, ये हमारा है पैरेलल के लिए। अब एक और बताता हूँ आपको, सीरीज के लिए अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो, है ना, अगर मान लो अगर सीरीज का पूछ गया ऐसे कि ई है, ये इंटरनेशनल आर हो गया, फिर मान लो हमने एक और लगा दिया सेल ई, और उसका इंटरनेशनल कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम कितना लगा रहे हैं हम, हमारे पास अगर एन हो जाता, है ना, अगर एन सेल्स है और सबका इंटरनेशनल कितना है, आर है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक सेल हो गया ये, ठीक है, सेकेंड सेल हो गया ये, ऐसा कितने सेल लगे, एन सेल। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड एन सेल। अगर एन सेल को लगा दोगे अगर आप सीरीज में, हम किस में लगा रहे हैं, हम बात करें अगर सीरीज में, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो याद रखना कि इसमें जो टोटल ई नेट आता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो एन टाइम्स ऑफ ई होता है। ठीक, और जो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है आर नेट, वो एन इंटू आर हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका रखना है, सीरीज के लिए भी याद रखना। ठीक है, यहाँ पूछा गया है पैरेलल के लिए, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको सीरीज वाला भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था किस सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए पूछ के लिखा था पैरेलल में। तो करेक्ट आंसर कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। 50 एंड 51 नंबर चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ना, चैप्टर नंबर 4 है, पता नहीं कहाँ से ना ढंग से गेस पेपर पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ छाप देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि चैप्टर नंबर 3 में कैसे करें। तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, जिसको हम बाद में करेंगे। जैसे कि होता है व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण का इकाई क्या होता है, वो हमारा हेनरी होता है, याद कर लेना। बाकी 51 को हम बाद में कराएंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन नंबर 52, कहता किरचॉफ का फर्स्ट लॉ टोटल करंट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लॉ टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0, ये किस को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ में किस किस को करता है, बताता है
बताना ऑप्शन में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या था आपको खुद से बताना है। ठीक है, आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन मॉडल सेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल सेट 2022 वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ 2023 वाले भी हैं, कुछ 2024 वाले भी हैं। कहता है 53 नंबर, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल देन। ठीक है, कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लेंथ को और उसके, मान लो पहले हमारे पास कहते हैं, लेट सपोज हमने मान लिया कि एक हमारे पास पहले वायर था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना था R1। ठीक है, R1 कब था? R1 था जब उसका रेजिस्टेंस रो था, लेंथ L था और रेडियस कितना था? R था। तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा। कह रहा है कि देखो सिर्फ हमने उसको चेंज नहीं किया है, मटेरियल हमारा सेम है, मटेरियल सेम है तो हमारा रो सेम है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि लेंथ को क्या कर दो, कहता लेंथ को डबल कर दो, यानी लेंथ 2L कर देना, और कह रहा है रेडियस को भी क्या कर दो, त्रिज्या को भी दो गुना कर दो, त्रिज्या को भी 2 गुना कर दो, मतलब जो रेडियस था वो भी कितना हो गया, 2R हो गया स्क्वायर। तो करता हूँ अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना, बताओ ये पाई रो एल इंटू पाई R स्क्वायर है क्या, है ना, रो इंटू पाई स्क्वायर तो यही है, रो R1 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट भी गया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू रो एल इंटू पाई R स्क्वायर, क्या है वही हमारा तो R1 है। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस आधा हो गया, रेजिस्टेंस आधा हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी मतलब रो क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, वो रो था, वो क्या है, वो तो सेम ही है, क्योंकि हमने मटेरियल मतलब हमने पदार्थ तो चेंज नहीं किया है। तो रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो चूज करते हैं अच्छे ध्यान से क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शंस को ऊपर ध्यान देखना, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में गलती कर जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ो। रेजिस्टेंस विल बी हाफ, रेजिस्टेंस विल बी हाफ कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी और सी में, कि रेजिस्टेंस तो हाफ हो रहा है, यहाँ भी हाफ हो रहा है, यहाँ भी हाफ हो रहा है। ठीक, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रिमेन्स अनचेंज्ड, कहाँ पर है, वो ऑप्शन बी में है ना, कि रेजिस्टेंस तो आधा हो जाएगा बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो रो होता है, क्या होता है, रो ये हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं करता, मतलब अनचेंज रहेगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 54 लिखता है, वही बताया था, है ना, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है, कमेंट करके बताओ आंसर, है ना, कमेंट में बताना आंसर। सेम क्वेश्चन 55, सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से बताओ कमेंट करके आंसर। बात समझ आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रिलेशनशिप पूछा गया। देखो यार ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, बात सेम ही होता है। ठीक, क्वेश्चन 56 कहता है, एन सेल ऑफ ईच ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी पहले किया था कुछ देर पहले, है ना। इसको क्या करना है, इसका भी आंसर बताना है आपका कमेंट करके, तो ये भी कर लो कमेंट, है ना। कमेंट में क्या करना है, क्वेश्चन लिखो और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखो। अगर आपने कमेंट किया तो ही आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, सुन लेना ना, कमेंट करके रहना है, कमेंट में कंजूसी मत करो। देखो नोट्स कॉपी में देखो और आंसर बताओ क्या हो रहा है, चाहे कॉपी से देख के बताओ, लेकिन बताओ क्या आंसर आएगा, है ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन 57 58 की बात करते हैं, तो लिखता है एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, द कनेक्ट इन सर्किट इज मैक्सिमम। इसको याद रखना डायरेक्टली, है ना, समझाता हूँ क्या कहता है। कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल का ईएमएफ कितना है, मान लो ई, ठीक, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक, कह रहा है कि इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया आर से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक बैटरी को आपने जोड़ दिया एक बल्ब से, है ना, आर का मतलब हो गया कैपिटल, आर का मतलब हो गया एक बल्ब, मान लो ऐसे बल्ब लगा दिया। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, तो सुनो पहले क्या बात होता है। तो जो करंट के यहां से जो फ्लो करेगा आई, है ना, तो जो आई का फॉर्मूला होता है वो होता है ई डिवाइड बाई, देखो ऊपर रेजिस्टेंस, ये जो करंट जाएगा यहां से वही करंट तो आर से भी चला गया, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये टोटल करंट का फॉर्मूला हो गया। कह रहा है कि करंट मैक्सिमम कब होगा, तो करंट मैक्सिमम कब होगा, है ना, जब ये बाहर वाला रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो करंट विल बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी वो ई डिवाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगी। क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, बैटरी, किसी भी बैटरी का ईएमएफ और उसका
इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो क्या चेंज कर सकते हो, सिर्फ आगे वाले बल्ब को। जो कैपिटल आर था मतलब वो बल्ब था, उसको बल्ब हटाओ, अब उसको जो एक कम वाट का बल्ब लगा दो, तो तुम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, बात समझ आना। 58 नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन नीट वाला क्वेश्चन है, नीट का PYQ क्वेश्चन है, आ चुका है पहले एक बार। तो नीट क्या है, नीट PYQ क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। पहली बात, इसमें अब तक पूछा गया कि EMF है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, इसका करेक्ट ग्राफ कौन सा है ना। मैथ से भी प्रूफ करते हैं, मैथ का इसका ग्राफ से भी बना सकता है, लेकिन हम बोला तो सिर्फ याद रखना ऑप्शन में बी का क्या है फिलहाल करेक्ट आंसर ना। आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समझ लो फिलहाल कि ये फॉर्मूला होता है ना, क्यों होता है, कैसा होता है, अभी मत पूछना है ना, अभी हम इतना बहुत ज़्यादा आपको अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखना। आते क्वेश्चन नंबर 59 है ना, ये नहीं आएगा, 59 लिख लेना, नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जैक बोर्ड के कौन सा बच्चा जो कर पाएगा, है ना, नहीं आएगा, लिख लेना। फिर भी मैं चाहता तो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, आपके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा लास्ट दो क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा इसका। तो देखो क्या कर रहा है, सुनना अच्छे तरीके से। जो नीट या जेई का एग्जाम दे रहा है, या फिर जो CUT का एग्जाम देगा, या फिर जो झारखंड कंबाइंड का एग्जाम देगा, जो भी देगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये करंट 2 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, कुछ पॉइंट्स भी गिवन है, लिख लेते जल्दी। ये पॉइंट हो गया A, दिस पॉइंट इज B, है ना, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, ये पॉइंट का नाम हो गया D। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो पूछा बता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, PD। अब देखो जिसने किसी पर छापा उसने भी सौ कर लिया PD। अब बच्चा कंफ्यूज जगह कि व्हाट द मीनिंग ऑफ PD, PD क्या है, PD का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर। PD का मतलब वो कह रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैसे कभी भी गेस पेपर में ऐसे शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए सेंटेंस को, ताकि बच्चा को कंफ्यूजन ना हो क्या है PD, है ना। नहीं तो हो जाएगा पब्लिक डिपार्टमेंट हो जाएगा ऐसा भी, है ना, प्राइवेट डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है, बच्चा कुछ भी समझ सकता है। तो क्या करता है, सबसे पहले ध्यान देना कि ऊपर जो 2 है और ये 3 है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो क्या इस सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं कि ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम, 2 और 3 कितना हो गया, 5 ओम। नीचे भी 3 है, नीचे भी 2 है, ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में, तो नीचे भी कितना हो गया, 5 ओम। ठीक, यहाँ तक करंट कितना आ रहा है, यहाँ जो करंट आ रहा है वो करंट कितना है, 2 एम्पियर का है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट है। तो यहाँ पर चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम कर लो कि यहाँ का वोल्टेज, है ना, 2 जगह में वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। हमें एज्यूम करना पड़ेगा, 2 चीज़ बात करते हैं कि मान लो यहाँ का वोल्टेज 0 है। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज 0 और यहाँ का मान लो वोल्टेज अगर V है, तो 5 ओम है, तो मतलब कि जो अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 एम्पियर, नीचे चला जाएगा 1 एम्पियर। बात समझ आ गया, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर चला गया करंट, बात समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, हमसे पूछा है A और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो, तो अब फिर से बनाते हैं, यानी कि अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ आएगा कि ऊपर जो करंट गया है वो 1 एम्पियर करंट यहाँ से गया है ना, 1 एम्पियर करंट ऊपर से जा रहा है और 1 एम्पियर करंट नीचे से भी जा रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, यानी VA, है ना, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू होगा IR। तो A और C हो गया, ऊपर आर्म देखो यहाँ पर, है ना, A और C बना है, यहाँ करंट जा रहा है 1 एम्पियर और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 3। A और C के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो हो जाएगा 3 × 1, ये वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, दिस इंप्लाई VA, देखो VC पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 मानना पड़ेगा। मैंने कहा था कि VC पॉइंट जो पॉइंट C था इसका कितना पोटेंशियल 0 है, तो VA ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा VA इज इक्वल टू हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं VB माइनस VC, है ना, VB माइनस VC। तो देखो B और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा है, 2 ओम का, और यहाँ करंट कितना है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, और C का कितना पोटेंशियल 0 है, तो सिंपल हो जाएगा VB हो जाएगा माइनस V, 0 लिखना पड़ता, VB की वैल्यू VB हो गया और माइनस VC 0 हो गया, तो उसको BC को लिखना नहीं है। इक्वल कितना हो गया, 2 वोल्ट। ठीक, हमसे क्या पूछा, दिस इंप्लाइज, हमसे पूछा है क्या, VA माइनस VB कितना होगा, तो कितना हो गया, VA हो गया 3 वोल्ट
और बी का कितना पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। तो कितना हो गया, आ जाएगा 1 वोल्ट, कितना प्लस 1 वोल्ट है ना, प्लस, ध्यान देना। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। नहीं आता एग्जाम में, जैक बोर्ड नहीं पूछेगा, हाँ नीट और जेई वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नीट देंगे या फिर जो लोग जेई देंगे, है ना, जेई मतलब बात करते हैं हम मेंस की, नॉट एडवांस की बात मत करना, एडवांस वाले नहीं पूछते कभी ऐसा क्वेश्चन। आता है क्वेश्चन 60, ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है। मॉडल देखो, ये सारे क्वेश्चन मॉडल सेट 2022 वाले क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, कितनी बार कह रहा हूँ। मॉडल सेट देखो 2022 में 5 मॉडल सेट क्वेश्चन आए थे, है ना, 2022 में 5 मॉडल सेट क्वेश्चन आए थे, और उस साल 90% क्वेश्चन मॉडल सेट से आ गया था। 90% पूरा का पूरा क्वेश्चन मॉडल सेट से ही छाप दिया था पूरा, चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, एंड नॉट ओनली एक पेपर, सारे पेपर में सारा का सारा सब्जेक्ट। इसलिए 2022 वाले बच्चों के मार्क्स हो गए बहुत अच्छे परसेंटेज है, 85%, 90% मार्क्स आया था। क्यों? क्योंकि सारा क्वेश्चन कहाँ था, मॉडल सेट से था। और मॉडल सेट को का और सारे मॉडल सेट का सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर पहले करा दिया था। उस समय हमने फिजिक्स भी कराया था, केमिस्ट्री भी कराया था, मैथ भी कराया था, कुछ हमने बायो भी कराया था, हमने इंग्लिश भी करा दिया था उस साल, है ना। बात समझ आ गया। आता है क्वेश्चन 60, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट थ्रू द कंडक्टर। जिसी जब भी करंट में कंडक्टर फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है आई, तो आई इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो बताओ यहाँ पर जो करंट है, इस करंट में हम किस टाइप की वेलोसिटी को लेते हैं, तो ये करंट किस डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो कौन होगा करेक्ट आंसर यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जब भी आप करंट बात करेंगे किसी कंडक्टर में, तो वहाँ पर आप किस वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। एक थर्मल भी होता है, थर्मल होता है टेम्परेचर के कारण भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसकी, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, आता है क्वेश्चन 61, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे पे कॉपर वायर है जिसको कूल कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस से, कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर क्या कर रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, वो आपका डिक्रीज कर रहा है। अब सुनो, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो कॉपर क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने पर घटेगा। तो टेम्परेचर घट रहा है तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक, तो कॉपर क्या करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कॉपर का घटेगा क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, क्योंकि कॉपर क्या है, कंडक्टर। तो कॉपर का यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या होगा, डिक्रीज, घटेगा। ठीक, लेकिन एक लिखा है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम है आपका एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर में चीजें होती हैं उल्टी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा जर्मेनियम का, और है ना, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, उल्टा होता है। तो यानी अगर टेम्परेचर घटेगा तो जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये है ना। तो कॉपर घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ध्यान देना कि जैक वर्मा गैस में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बस सही होगा डी, डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, लिखता है फाइंड द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, नीट वाला भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो कह रहा है मान लो हमारे पास ये करंट जा रहा है ऐसे, है ना, करंट यहाँ गया, यहां से 2 एम्पियर का, यहां से भी गया करंट 2 एम्पियर का। ठीक, और ऊपर करंट चला गया है 1 एम्पियर का, और एक करंट गया है आगे, इजी लिखा है 1.3 एम्पियर का करंट भी चला गया। तो पूछा है हमसे क्वेश्चन कि बताओ नीचे में कितना करंट जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सा तरीका होगा, लॉजिक तो होगा हमारे पास, करते हैं। देखो इस पॉइंट पर कितना आया, अंदर करंट कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का ये एक क्या है, एप्लीकेशन। देखो 2 आएगा तो यहाँ करंट कितना चला गया, यहाँ करंट जाएगा 2 मिलकर कितना हो गया, 4 एम्पियर। ठीक, अब देखो 4 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है, 4 एम्पियर करंट अंदर आया है, और बाहर कितना जा रहा है, जो बाहर गया है एक 1 एम्पियर का, एक गया है, फिर यहाँ पर देखो बाहर चला गया 1.3 एम्पियर का, और एक करंट जो वापस जा रहा है वो आई है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 एम्पियर है ये कुल किसके है, जो अंदर आने वाला करंट 4 एम्पियर है, बाहर कौन जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, और कौन जा रहा है, तो बोलोगे सर 1.3 बाहर जा रहा है, और कौन जा रहा है, तो बोलोगे सर करंट आई भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 2.3, है ना, आई 1 प्लस 1.3 हो गया 2.3 प्लस आई। तो दिस इंप्लाई आई के लिए कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 माइनस 2.3। ठीक है, सॉल्व करना तो आंसर आएगा 1.7 एम्पियर।
ठीक है, कितना आएगा 1.7 एम्पियर। तो यानी जो करंट कितना होगा वो आपका होगा 1.7 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, टोटल 60 एमसीक्यू है ना, सारे क्वेश्चन देखोगे मैक्सिमम मॉडल से 2022 के क्वेश्चन थे, आपको बता दिया। ऐसे ही आपको हम सारे वीडियो बताएंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। बने रहो, 130 जो चल रहा है वो भी बताएंगे, कंप्यूटर का भी चल रहा है वो भी चलेगा, कुछ मैथ का भी आएगा, कुछ केमिस्ट्री की बात होगी, सब कुछ बात होगा यहाँ पर धीरे ना, सब कुछ होगा, इंपॉर्टेंट होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस याद रखना कि बस आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा इधर उधर भी कोई भी ध्यान नहीं देना है। मार्केट में क्या न्यूज आता है नहीं आता है कुछ नहीं, आपको पता चल गया एग्जाम कब से है, बस इतना फोकस रखो, आपका एग्जाम अब 11 फरवरी से है बस, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सुनना है ना। मॉडल सेट आता है तो हम बता देंगे, कुछ भी होगा हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्म के लिए क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर हम आपको जो भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और व्हाट्सअप का भी चैनल उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि कुछ भी आएगा कुछ भी आएगा हम आपको बता देंगे इन शॉर्ट में। कोई कहानी, कोई शायरी वगैरह कुछ नहीं है ना, यहाँ कोई शायरी वगैरह या कोई कहानी आपको हम नहीं सुनाएंगे, वही बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत कम है, आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को एक बात करता हूँ, वीडियो को शेयर कर देना, कहाँ तक, उन बच्चों तक जिनको पढ़ना है, जिनकी तैयारी नहीं हो रही है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, ऐसे बच्चों तक तो वीडियो शेयर होनी चाहिए। और ये काम कौन करेगा? ये काम होता है आपका।